हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रायो सीरीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज अपन देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड के बिहाफ से इम्पोर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट एनसीईआरटी से ही लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वहीं से उठाए मैंने कि क्या क्या बन सकता है। तो आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है। और सबसे पहले आप आए हो ट्रायो सीरीज में, तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज। अब ये ट्रायो सीरीज क्या है, यहाँ पे हम आपको 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा के देते हैं। इन वीडियोस में क्या होता है, स्टार्टिंग की जो 2 वीडियोस होती है इसमें हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं अच्छे से, और जो थर्ड वीडियो होती है इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो 2 वीडियो में चैप्टर, तीसरे वीडियो में क्वेश्चंस, तो फिर पूरा चैप्टर आपका। दैट्स व्हाई इट इज ट्रायो सीरीज। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आपको पूरा हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट डायग्राम के साथ, और थर्ड वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज एंड वेलकम टू एडिग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो एसजी सर। तो चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर नंबर 14, बायोलॉजी क्लास 11, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आंसर को आपको ध्यान से समझना है। मैं इसके 2 रीजन आपको दे देता हूँ कि आपको ध्यान से क्यों समझना है। देखो, वेट, मैं मार्कर ऑन कर लूं। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन आंसर करे, अब जो अपन आंसर की थ्योरी है, उस थ्योरी से अपन को ये पता लगेगा कि अपन को कंटेंट कितना लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है। ठीक है, और जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यू भी मैं कई तरह के बताऊंगा, चलते चलते बोलते बोलते, कि हाँ इस तरह का एमसीक्यू पूछा जाता है, इस तरह का एमसीक्यू पूछा गया है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है जो अभी तक नहीं पूछी। तो ऐसी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो, चाहे नीट यूजी दो, चाहे जिपमर दो, चाहे फार्मेसी के एडमिशन के लिए दो, नर्सिंग के एडमिशन के लिए दो टॉप कॉलेजेस से, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का दो, एग्रीकल्चर का दो, प्लांट तो सब जगह आता है। तो प्लांट का जो लेक्चर है रेस्पिरेशन, अगर उसको आपको देखना है तो अभी बैक जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप विजिट कीजिए। 2 लेक्चर देखिए 33 मिनट के। आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी, ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव, एरोबिक, नॉन एरोबिक, कितनी एटीपी बन रही है, कौन सा एंजाइम जरूरी है, सब कुछ याद हो जाए, ये गारंटी मेरी। तो आज की इस वीडियो में जिसको लगता है उसका चैप्टर कंप्लीट है, या फिर जिसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ थर्ड लेक्चर, रेस्पिरेशन इन प्लांट का, ट्रायो सीरीज का थर्ड लेक्चर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको पूछा है, हाउ इज द एनर्जी रिलीज एंड स्टोर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड इन रेस्पिरेशन। जब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो, आप सभी को पता है एडीपी, जानते हो, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाई फोस्फेट। अब इसमें अगर मैं एक फोस्फेट और जोड़ दूं, ये आई का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक। अगर मैं इसमें एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट और जोड़ दूं तो डाई फोस्फेट से अब ये ट्राई फोस्फेट बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। तो एटीपी फॉर्मेशन ऐसे होता है। ठीक है, और इसी दौरान एनर्जी रिलीज भी होती है। देखो, एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी, तो आपको देगा एटीपी। यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो आंसर में एडीपी, आईपी, आईपी बोल तो इनऑर्गेनिक फोस्फेट, एनर्जी, तो आपका बनेगा एटीपी। और अगर मैं इस एटीपी को तोड़ू, तो एटीपी को तोड़ने पे मुझे क्या दिखेगा, एडीपी और पीआई, जिससे बना था वही तो टूटने पे दिखेगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको पूछा है एनर्जी करेंसी हम किसे कहेंगे। तो एनर्जी करेंसी क्या होती है और हम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ये मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मस्त अच्छा लग रहा हूँ, देखो अच्छा नहीं भी लग रहा तो मैं खड़ा तो हूँ। ठीक है, अब मेरी सेल में तुमने निकाल के देखी कि ये सर की सेल ले लेते हैं। ठीक है, प्यारी सी सेल है मेरी। अब इस सेल में तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कि एटीपी जो है उसको हम क्या क्या कहेंगे।
तो एटीपी का नाम होता है, देखो बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो तो आप सभी जानते हो। इसका एक और नाम है बैंक बैलेंस ऑफ द सेल। हमारी सेल का जो बैंक बैलेंस है वो कौन है? एटीपी तो है। बैंक पी है, ये BALANC, बैलेंस ऑफ सेल। हमारी सेल का बैंक बैलेंस कौन है? एटीपी। और एटीपी को हम एक और नाम देंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो आपको पता है। अब बैंक बैलेंस सेल भी आपको पता है, तो हम इसको एक और नाम देंगे एनर्जी करेंसी। हमारी सेल की जो एनर्जी करेंसी है, ठीक है, करेंसी हमारी सेल की वो कौन है? वो है एटीपी। तो व्हाट इज एनर्जी करेंसी? इट इज एटीपी। और प्लांट और एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, अब एनिमल कैसे बनाऊंगा, ये ठीक है, जो भी प्रजाति है ये, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में, दोनों में, प्लांट और एनिमल दोनों में जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है वो है एटीपी। जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। तो देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय एवरी सेल टू फंक्शन। हमारी हर सेल को एनर्जी चाहिए फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। एनर्जी करेंसी रिलीज एंड स्टोर एनर्जी एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड इन द सेल। अब एटीपी जब जरूरत होगी तब रिलीज होगी, जब जरूरत नहीं होगी तब रिलीज नहीं होगी। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, लास्ट लाइन देखो आप, लास्ट लाइन में बोला है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे पूछा है इन मैन एंड ईस्ट, वेट अ सेकंड, मार्कर ऑन कर लेते हैं। इन मैन एंड ईस्ट व्हेन डज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। आपसे पूछा है कि मैन में, ठीक है, ये मैन है, और एक है, एक सेकंड का एक और पाँव बना देते पूरा मान जाएगा, और एक ईस्ट है। ये क्या है बेटा? ईस्ट, ठीक है। और ये कौन है? मैन। एक मैन है और एक ईस्ट है। आपको पूछा है कि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, ठीक है। तो एक कहानी सुनो। मैं जा रहा था रास्ते से और मेरे को एक ने बोल दिया, यार तो कितना मोटा है। मैंने कहा यार मैं मोटा दिखता हूँ। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच। मैं फिर आगे बढ़ता गया, दूसरा आदमी ने फिर मेरे को बोल दिया कि यार मैं मोटा हूँ। मेरा दिमाग खराब। फिर मैं क्रश से मिलने जा रहा था मेरी, मैं गया, थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, फिर उसने बोला कि मैं मोटा हूँ। उस दिन से भाई साहब मैंने ठान ली कि मैंने कहा मैं को जिम जाना है। मैं जिम गया, ठीक है। मैंने बहुत सारा जो है वेट लिफ्ट अप किया, बहुत सारा। एक ही दिन में मेरे को ऐसा लगा था कि यार आज ही पतले होके जाना। बहुत वेट लिफ्ट अप किया, ठीक है। बहुत पुशअप्स मारे मैंने, बहुत वेट लिफ्ट अप किया, ठीक। अब क्या हुआ, मेरी मसल्स में, जैसे मान लो ये मैं हूं, अब मैं थोड़ा सा सही बना लेता हूँ खुद को, ठीक है। अब इससे सही तो बनूंगा नहीं मैं इस टाइम। तो ये मैं हूं और मैंने बहुत सारा जो है डम्बल वम्बल उठाया, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, जो ये मेरी मसल है, ये जो मेरी हाथ की मसल है, इसमें पेन होना स्टार्ट हो गया। जब कभी आप पुशअप करते हो, अगर आप अभी भी 15-20 पुशअप करोगे तो आपकी जो हाथ की मसल्स है इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि हाथ की मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है? तो देखो, जब आप इससे एक्स्ट्रा में काम लोगे, मसल से एक्स्ट्रा में काम ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं नॉर्मली काम ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन सप्लाई है, पर अगर मैं जाके पीछे 50-60 पुशअप कर दूंगा तो मैं अब नॉर्मली काम ले रहा हूँ, तो उस टाइम क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे बंद होगी तो जनरली क्या होता था, देखो, जब ऑक्सीजन होती थी, ठीक है, तो पायरुविक एसिड बनता था। क्या बनता था? पायरुविक एसिड। और जब ऑक्सीजन बंद हो गई है तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? अब बनेगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड ही आपको पूछा था, ठीक है, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? तो आंसर है लैक्टिक एसिड बनता है ह्यूमन में, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक का मतलब क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब खत्म होगा? जब अपन मसल से एक्स्ट्रा ज्यादा काम लेंगे, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो देखो आंसर देखो, इन मैन इट अकर व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, hence pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase. In yeast also it occur in the absence of oxygen.
तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही हो रही है क्योंकि नाम ही एनारोबिक है। क्लियर है? चलो इसको क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है ऑन ऑक्सीडेशन विच ऑफ दिस रिलीज मोर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको 1 ग्राम फेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम ग्लूकोज, 0.5 ग्राम प्रोटीन दे रखा है और आपको पूछा है कि जब मैं इनका ऑक्सीडेशन कराऊंगा, क्या कराऊंगा बेटा? ऑक्सीडेशन। तो इनमें से ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा एनर्जी देगा कौन? ठीक है, और जैसे देगा उसको अरेंज करो। तो देखो सबसे जो ज्यादा है वो देगा 1 ग्राम ऑफ फेट, उसके बाद प्रोटीन देगा, फिर ग्लूकोज देगा, ठीक है, फिर 0.5 प्रोटीन है और लास्ट में 1 ग्राम ग्लूकोज। तो सबसे ज्यादा क्या है? फेट है। ध्यान रखना, फेट जो है स्टोर तभी हम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अभी मैंने मान लो जैसे मैं बहुत फेट है मेरे अंदर, ठीक है, मान लो, तो अब मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर थोड़ा ना जाऊंगा। मेरा फेट की जो सेल्स है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो फेट होना बहुत जरूरी है। फेट के और भी कई सारे रोल है, जैसे हमारी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते रखता है हमारा फेट। ठीक है, जो हमारे पास फेट डिपॉजिट होता है ना, ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ ये जो फेट है इसकी वजह से आपको ठंड में भी गर्मी लगती है, मतलब इतनी ठंड नहीं लगती जितनी औरों को लगती है। जो बिल्कुल पतले दुबले होते हैं ना उनको तो ऐसे होता है, ऐसे। और अपन जो है थोड़े हैवी टाइप होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, उनको जो है ठंड जो है कम लगती है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका क्लियर कर लेते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है आपको, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल। आपको पूछा है एफ नॉट एफ वन पार्टिकल आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। ओके, तो देखो मैंने क्या पढ़ाया था, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इस तरह से। ये था कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इसका नाम था एफ नॉट और इसका नाम था एफ वन। ठीक है, तो ये एफ नॉट एफ वन पार्टिकल थे। कौन सा पार्टिकल था बेटा? एफ नॉट एफ वन पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? एटीपी सिंथेसिस हो रही थी। अब कैसे हो रही थी मैं बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है आपको? एफ नॉट एफ वन पार्टिकल वाला इजीली है। ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, बस इतना सा आपको याद रखना है। मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको पूछा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो एरोबिक में जो ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? और दूसरा आपसे पूछा है इसी में एनारोबिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें एरोबिक प्रोडक्ट की। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस आप सभी जानते हो, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और किसमें ब्रेकडाउन होता है? पायरुविक एसिड में। तो अगर एरोबिक कंडीशन है तो ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटता है। तो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है एरोबिक कंडीशन, तो पायरुविक एसिड बनेगा, मैंने आपको बता दी, ये बना रखा है पायरुविक एसिड। अब दूसरा है एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक फर्मेंटेशन इन ईस्ट। तो एनएरोबिक में क्या होता है? एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ईस्ट है तो किसका प्रोडक्शन होता है? मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि एथेनॉल एंड CO2 आर द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एथेनॉल साथ में CO2 बनेगी। अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH, मैथ एच, 2 कार्बन, ठीक है, ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप, तो एथेनॉल और CO2। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। एरोबिक में पायरुविक एसिड, एनाएरोबिक में ईस्ट में एथेनॉल और CO2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह पर ETS चलती है? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में तो सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, सी है साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल।
और अगर बात करूं मैं ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ये चलती है आपकी मेम्ब्रेन्स में, इंटर मेम्ब्रेन में। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन के, ये कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 3, नीचे कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 4, इस तरह से मैंने कॉम्प्लेक्स बताया था आपको। ठीक है, तो ये चलती है ईटीएस इंटर मेम्ब्रेन में। कहाँ चलती है बेटा? इंटर मेम्ब्रेन में। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ईटीएस चलती थी। क्लियर है? चलो देख लो एक बार आप, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एनर्जी रिलीज और स्टोर हो रही थी, फिर हमने एडीपी एटीपी का एग्जांपल दिया, फिर एनर्जी करेंसी मतलब वही एटीपी, फिर हमने देखा कि मेन में जो है पायरुविक एसिड बनता है, पर अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक कंडीशन में अगर मैं बना रहा हूँ, तो आपको मैंने बताया था जिम वाली कहानी, लैक्टिक एसिड बने। और ऑक्सीडेशन किसका कैसे हो रहा है मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एफ नोट एफ1 पार्टिकल में एटीपी बनती है, इसके प्रेजेंस में एटीपी बनती है एफ नोट एफ1 से। और उसके बाद देखें कि एरोबिक में अगर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है तो वो हमेशा पायरुविक ही रहेगा अगर एरोबिक है तो। और एनारोबिक है और फर्मेंटेशन हो रही है तो फर्मेंटेशन में तो एथेनॉल और CO2 का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखा कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड, तो वो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, why is a person fed with glucose or a fruit juice instead of cheese sandwich that might give more energy when a person is feeling dizzy? तो हम क्यों ग्लूकोज और फ्रूट ही लेते हैं, हम चीज और सैंडविच क्यों नहीं लेते? ठीक है, हम ग्लूकोज और फ्रूट ही क्यों लेते हैं, फ्रूट जूस ही क्यों लेते हैं? तो देखो, ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी एज इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रीचेस द ब्लड। ये जैसे आपकी ब्लड वेसल है, नीचे नीचे मैं बना देता हूँ, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब आपको पूछा है कि ग्लूकोज ही क्यों लेते हैं, तो देखो जब भी हम ग्लूकोज देते हैं, जैसे ये मान लो मैं खड़ा हूं, सीधा साधा भोला वाला, ठीक है, ये मैं खड़ा हूं और मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, तो मैंने ले लिया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही क्यों? क्योंकि जैसे मैं ग्लूकोज लूंगा, ये जो है एब्जॉर्ब सबसे जल्दी हो जाएगा और ये फटाफट हमारी ब्लड में पहुंच जाएगा। तो ग्लूकोज जैसे ही मैंने लिया, ये मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ और फटाफट कहाँ पहुंच गया? मेरे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। ठीक है, और बात करें चीज और सैंडविच की, तो ये जो है टाइम लगता है इनको डाइजेस्ट होने में, बहुत टाइम लग जाता है। पहले डाइजेस्ट होंगे फिर एब्जॉर्ब होंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं ग्लूकोज लूं। आपने सुना होगा ना, ग्लूकोज इज एक्टिव और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोविटा बोल्ट की टेबलेट्स भी आती है, ठीक है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें दो बच्चे भागते रहते हैं और एक बच्चा आगे निकल जाता है और दूसरा बच्चा धीरे धीरे भागता है और थक जाता है, फिर वो जेब में से निकाल के ग्लूकोविटा डी आता है और वो तेज भागने लगता है। तो उससे उन्होंने बताया क्या उस एड से, कि जैसे ही उसने ग्लूकोज की टेबलेट खाई, वो फटाफट एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, और जैसे ही एब्जॉर्ब हुई वो ब्लड स्ट्रीम में गई और आपको इंस्टेंट एनर्जी दी। तो वो इंस्टेंट एनर्जी मिली पीछे वाले को जो धीरे धीरे भाग रहा था, तो वो तेज भागने लग गया और वो जीत गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्लूकोविटा गोल्ड खा के जीतोगे, आप पढ़ाई करके जीतोगे, ठीक है। पर ग्लूकोज जो है इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे चीज और सैंडविच क्यों नहीं? क्योंकि वो जब आप खाओगे तो पहले वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेंगे, फिर एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेंगे, और पता नहीं कब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, तब तक तो आप है करके बीमार रहते हो ना, तो ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल लटके हुए रहता है, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, लटक गया हमारा छोरा। तो ऐसे थोड़ा एक्टिव रहना है तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और ट्रेंड क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों? क्योंकि जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में फटाफट पहुंच रहा है, ठीक है। चलो, सिक पीपल नीड एन इमीडिएट एनर्जी। मैंने आपको बोला कि अगर कोई बीमार है तो उसको इमीडिएट एनर्जी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना तू बीमार है तो मैं तेरे को 3 घंटे बाद टेबलेट दे दूंगा। तू बीमार है भाई, तू पहले टेबलेट ले, तू पहले आराम कर, ठीक है। तो बीमार को ये हम चीज और सैंडविच क्यों नहीं खिलाते, जबकि ये ज्यादा एनर्जी देते हैं? इसलिए नहीं खिलाते क्योंकि ये जो है एक तो लेट डाइजेस्ट होते हैं, लेट एब्जॉर्ब होते हैं, और पता नहीं कब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ग्लूकोज जो है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, फटाफट ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है, इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। चलो, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखा करो। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्लाइड को, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है एरोबिक रेस्पिरेशन हैज मोर एफिशिएंसी, जस्टिफाई। यहाँ पे आपको पूछा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी ज्यादा है, कैसे बताओ। तो देखो, in this process a single molecule of glucose can yield up to 36 molecule। ओके, अगर एरोबिक की बात करूं तो एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज टूटेगा तो 36 एटीपी की बात होगी यहाँ। ओके, तो 36 एटीपी। पर अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो वहां पर क्या होगा, फर्मेंटेशन बोल लो या फिर बोल लो आप एनारोबिक। ये तो हुई एरोबिक की बात जिसमें ग्लूकोज के टूटने पर 36 एटीपी बन रही है। पर अगर मैं बात करूं एनारोबिक कंडीशन की, तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, या फिर आप बोल लो फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दे आर ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये तो बहुत कम है। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला, देखो ध्यान से सुनना। कंक्लूजन ये निकला कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एटीपी देता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो। ठीक है, पर वहीं अगर मैं बात करूं एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, ऑक्सीजन वहां पर नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ 2 ही एटीपी देगा एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज कितने एटीपी के बराबर होता है, यहाँ 2 एटीपी। और जबकि आप इधर देखो एक ग्लूकोज कितना है, 36 एटीपी के बराबर है। कहाँ 2 कहाँ 36, बहुत डिफरेंस हो गया है, समझ रहे हो। तो यही डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर 36 एटीपी बन रही है और एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट इज बैंक बैलेंस ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई we say that aerobic respiration has more efficiency। क्लियर है? तो आप कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है, तो आप क्या बोलोगे, सीधी सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 36 एटीपी देगा। और वहीं अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो वहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिर्फ 2 ही एटीपी देगा। कहां 36 एटीपी, कहां सिर्फ 2 एटीपी। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट, 36 एटीपी वाला, एरोबिक वाला। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्लियर हो गया। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड। राइट द 3 मेटाबोलाइट फेट्स ऑफ पायरुविक एसिड इन एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन सीन इन डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दे रखा है, देखो टफेस्ट क्वेश्चन में से आता है। देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको। ये डायग्राम में पूछा है ग्लूकोज जो है फाइनल स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब 3 PGA बनेगा। ठीक है, तो वही सब बता रखा है। तो आपको यहाँ पे पीईपी बना रखा है फाइनली, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फिर आपको बना रखा है पायरुविक एसिड, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएंगे। ठीक है, तो अब पूछा है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड है, जैसा कि आपको डायग्राम में बता रखा है कि पायरुविक एसिड बन रहा है। Write the 3 metabolic fate of the pyruvic acid in anaerobic and aerobic condition। देखो, तो आंसर 3 देखिए आप, लैक्टिक एसिड formed by oxidation of pyruvic acid in skeletal muscle under anaerobic condition। anaerobic condition में लैक्टिक एसिड बनता है, ये मैंने आपको बता दिया था। एथेनॉल फर्मेंटेशन के दौरान बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि फर्मेंटेशन के दौरान एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ईस्ट में। और एक और बनता है एसिटाइल को ए, ये भी आप ध्यान रखना। ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। पायरुविक एसिड जो आपका बना ग्लाइकोलाइसिस में, आप देखो ग्लूकोज टूट के फाइनल प्रोडक्ट बना पायरुविक एसिड। तो जैसे ये पायरुविक एसिड बना, यहाँ से एक H+ जाएगा और जैसे ही एक H+ गया, यहाँ बनेगा पायरुवेट। और ये पायरुवेट को जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पायरुवेट खुद अकेला नहीं जा सकता, तो ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, इसमें कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में। देन ये कन्वर्जन जो एसिटाइल कोए में हुआ, यही जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो पायरुविक एसिड बना उसमें से हाइड्रोजन गया, और जैसे ही उसमें से हाइड्रोजन गया पायरुवेट बना, और पायरुवेट जो है कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए में, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। तो पायरुविक एसिड से 3 चीजें बन रही है, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, और लास्ट वन क्या बना था, एसिटाइल कोए। ठीक है, लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है,
एथेनॉल जो है फर्मेंटेशन पे बन रहा है, और जो एसिटाइल को ए है वो नॉर्मली बन रहा है, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में बन रहा है। तो एनारोबिक में लैक्टिक एसिड, एरोबिक में एसिटाइल को ए, फर्मेंटेशन में एथेनॉल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला ये क्वेश्चन है। चले आगे, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, यहाँ पे आपको पूछा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन एंटिटीज लिविंग सच एज ह्यूमन एंड एंजियोस्पर्म इन एरोबिक कंडीशन। व्हाई? आपको यहाँ पे बोला है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है लिविंग एंटिटी में हमको देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमन और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो देखो, इन नॉर्मल कंडीशन इन ह्यूमन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बैठा हूँ, जैसे ये आपके सामने में बैठा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, तो जब मैं नॉर्मल कंडीशन में बैठा हूँ तो मेरे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इन इंटेंस कंडीशन सच एज हैवी एक्सरसाइज मसल रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने नॉर्मल बैठा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, तो ये एरोबिक है, ठीक है, नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरे को लगा गुस्सा और मैंने वेट उठाना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, रनिंग करना शुरू कर दी, या मैं रास्ते से आ रहा था और मेरे पीछे कोई कुत्ता लग गया तो मैं और तेज भागूंगा, कोई डॉग मेरे को बाइट करने भाग रहा है तो मैं बहुत तेज भागूंगा। तो होगा क्या, उस टाइम क्या होगा कि मेरे अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नाउ व्हाट इज हाइपोक्सिया? ऑक्सीजन की कमी होना बॉडी में, ठीक है। तो देखो, ध्यान से इंग्लिश समझते जाना आप, ध्यान से समझना। देखो बेटा, इन नॉर्मल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अगर ह्यूमन बीइंग में मैं नॉर्मली देखूं तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। इन इंटेंस कंडीशन सच एज हेवी एक्सरसाइज मसल रिक्वायर्ड टू मच एनर्जी hence consume more energy to be able to produce that energy, which result lack of oxygen, thereby causing the muscle cell to make lactic acid through anaerobic respiration to meet their energetic need। देखो हुआ क्या, जब मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, जब मैंने बहुत ज्यादा रनिंग कर ली, तो मेरी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बंद हो गया बनना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा काम ले लूंगा इनसे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और फिर लैक्टिक एसिड बनेगा तो पेन भी होगा। तो यही सब आपको लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट व्हाई द रेस्पिरेटरी पाथवे इज रिफर्ड टू एम्फीबोलिक पाथवे। यहाँ पे आपको पूछा है कि रेस्पिरेटरी पाथवे को हम एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं। तो देखो, एम्फीबोलिक, नाउ व्हाट इज एम्फीबोलिक। सबसे पहले तो ये बात कर ले कि एम्फीबोलिक होता क्या है, ठीक है। एम्फीबोलिक ऐसा पाथवे है जहां पर एनाबोलिज्म भी हो, ओके, जहां पर केटाबोलिज्म भी हो, मतलब जो टूटे भी सही, जहां बने भी सही, ठीक है। तो जहां पर एनाबोलिज्म होगा मतलब वहां का है सिंथेसिस करना, जहां पर कुछ बने। केटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, या जहां कोई टूटे। तो रेस्पिरेटरी पाथवे को हम एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं? एम्फीबोलिक का मतलब होता है जब बने भी सही टूटे भी सही, एनाबोलिज्म भी केटाबोलिज्म भी, ठीक है। तो व्हाई रेस्पिरेटरी पाथवे इज रिफर्ड टू एज एन एम्फीबोलिक पाथवे। तो ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, दोनों चीज हो रही है, केटाबोलिज्म भी हो रहा है, एनाबोलिज्म भी हो रहा है। फैटी एसिड प्रोटीन आर डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोए टू एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे। Substances are withdrawn from the respiratory pathway during the synthesis of fat and protein and are used in anabolism। मतलब यहाँ पे एनाबोलिज्म भी हो रहा है, ठीक है, केटाबोलिज्म भी हो रहा है, और दोनों तरह की रिएक्शन हो रही है। दैट्स व्हाई हम क्या कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे इज रिफर्ड टू एज एन एम्फीबोलिक पाथवे। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्लियर है। अगर ये सब क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके,
चलो, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्कर ऑन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they play a vital role in releasing energy from the food molecule through a series of enzyme reaction। यहाँ पे हमने बोला है जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर और ये इसकी इनर। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बहुत तरह की एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, कई तरह की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक दो है जो अपन पढ़ लेंगे, कई तरह की एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है एंजाइम सीरीज वाइज लगे होते हैं, लंबे सीरीज में लगे होते हैं और सारी रिएक्शन वही परफॉर्म करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको इतना सा याद रखना है कि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, जो अपन ने F0 F1 पार्टिकल बताया था इस तरह से, F0 F1 पार्टिकल, इससे H प्लस नीचे आ रहे थे। तो इसी तरह से इसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी एटीपी का फॉर्मेशन हो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर रिपीट कराया, देखो क्वेश्चन घुमा के आपको पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी करेंसी। तो व्हाट इज एनर्जी करेंसी, एटीपी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चे तो कुछ ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एनर्जी करेंसी तो पूरे चैप्टर में नहीं था। देखो, एनर्जी करेंसी का मतलब भी एटीपी है, बैंक बैलेंस का मतलब भी एटीपी है। तो कभी भी कुछ भी पूछा जाए आपसे एनर्जी करेंसी से रिलेटेड और बैंक बैलेंस से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एडेनिन फॉस्फेट शुगर से मिलकर बना है, वही सब लिखा है। दिस मॉलिक्यूल इज प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में बहुत तरह की बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, तो ये एटीपी जो है उसको एनर्जी देता है, और ये एनर्जी देता है, दैट्स व्हाई वी कॉल एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर है, आगे चले। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनना। यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईटीएस। ईटीएस में ऑक्सीजन का क्या रोल है। देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपको ये भी पता है ये कहाँ चलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स अरेंज है इस तरह से, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, इस तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अरेंज है। तो ईटीएस जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की, कहाँ पर चलता है बेटा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर है। The aerobic process of respiration occur in the existence of oxygen and the function of oxygen is limited to the final pressure of the pressure। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का काम क्या है, ध्यान से सुनना। सॉरी, ऑक्सीजन का काम क्या है, ध्यान से सुनना। जो भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको किस तरह से बताया था, देखो मैंने आपको बताया था इस तरह से, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है 1 3 2 4, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स अरेंज है। अब NADH प्लस आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते 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 इस तरह से बिना कॉम्प्लेक्स 2 में आए कॉम्प्लेक्स 4 में जाके वहां पर क्या हुआ कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को मिल गया। तो ईटीएस में जो ऑक्सीजन का रोल है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है, और इसी की मदद से आगे जाके पानी बनता है। तो ईटीएस में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन, और इसी की मदद से आगे जाके पानी बनता है, H2O का मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है तो आगे चलता हूँ। देखो शुरू से देखो आप, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया था हाउ इज द एनर्जी रिलीज, एटीपी, व्हाट इज एनर्जी करेंसी, एटीपी, मैन में लैक्टिक एसिड, ईस्ट में जो है फर्मेंटेशन, ठीक है। ओके, ऑन ऑक्सीडेशन कौन कौन से कैसे कैसे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये आपको पूछा है। एफ नॉट एफ पार्टिकल के बारे में पूछा था, प्रोडक्ट पूछे हैं, पर्सन के बारे में बोला है, फाइनल प्रोडक्ट बोला है ग्लाइकोलाइसिस का, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा था, स्टेट पूछा था कि एम्फिबोलिक पाथवे कैसे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों कहते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है। उसके बाद हमने देखा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईटीएस। नाउ एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक काफी लंबी साइकिल है जो हमने लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, आपको कैसे कैसे एक्सप्लेन करनी है ध्यान से सुनो। जैसे ग्लाइकोलाइसिस आई, आपको लिखना है ग्लाइकोलाइसिस का मतलब, ग्लाइकोलाइसिस। फिर आपको लिखना है कि ये ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड है। फिर आपको लिखना है ग्लाइकोस का मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, ब्रेक होना। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, क्लियर है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना पायरुविक एसिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ये चलती कहाँ पर है, ये चलती है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस चलती है, और ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम है ईएमपी पाथवे, ठीक है, एम्डोन मैरो पाथवे ऐसा कुछ है। तो ईएमपी आपको याद रखना है सीधा सा, ठीक है। कुछ ऐसी सेल्स होती है, कुछ ऐसी सेल्स होती है जैसे आरबीसी, जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। तो जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। पर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होगा तो वहां पर एनर्जी कैसे बनेगी, तो इसका मतलब आरबीसी में एनर्जी कैसे बनेगी। तो देखो आरबीसी क्या है, एक सेल ही तो है, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर नहीं है तो साइटोप्लाज्म तो होगा, और साइटोप्लाज्म में क्या चलती है, साइटोप्लाज्म में चलती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस, ओके। या फिर आप बोल लो ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस में ईएमपी पाथवे चलती है, या फिर आप बोल लो ग्लाइकोलाइसिस चलती है, ठीक है। तो आरबीसी में रुक सकते हैं। चलो, आरबीसी में एटीपी फॉर्मेशन किसके काम मदद से होगा, हमारी ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, क्लियर है। फिर आपको सारा वो बता देना है टेबल, अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर पीजीएल ढाप, फिर 3 पीजीए 2 पीजीए फॉस्फेनोल पायरुवेट, और लास्ट में 2 मोलिकुलर पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन जाएगा तो पायरुवेट बनेगा। तो इस तरह से आपको पूरी साइकिल माइंड में होनी चाहिए, और हर एक एक स्टेप आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब देखो, ऑन व्हाट फैक्टर द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड। आपको मैंने कल लेक्चर में भी बोला था, यहाँ भी देख लो आप, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसपे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है डिपेंड करते हैं। तो आंसर में लिखा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड O2 कंज्यूम। देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लगभग लगभग 1, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स है, तो देखो फैक्टर में आपको क्या लिखना है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इक्वल टू CO2 इवॉल्व अपन ओपन अपॉन O2 कंज्यूम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल आप सभी जानते हैं, सबसे पहले पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस में, फिर वो पायरुविक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। देखो सबसे पहले पायरुविक बना, ये पायरुविक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, H+ निकाल दिया इसने और ये बन गया पायरुवेट, ओके। ये पायरुवेट जो है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये एसिटाइल CoA जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो यहाँ पर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में TCA स्टार्ट हो गई थी, ठीक है।
तो इस तरह से TCA चलेगी, एसिटाइल CoA बनेगा, फिर वहां पे जाके सिट्रेट सिंथेस मिलेगा, ऑक्सलो एसीटेट मिलेगा, तो फाइनली आपका सिट्रेट बनेगा, फिर ऐसे आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटाडीना हाइड्रोजिनेस, ऐसे करते हुए फ्यूमरेट, मालेट, सक्सेनिक एनहाइड्रेट, और फाइनली हमारा जो बनता था वो था वापस लोट के बुद्धू घर को आए OAA। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सब आपको ध्यान रखना है। What will be the value of RQ and organic acid is used as a respiratory substrate? Okay, good question। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या पूछा है, देखो आपको पूछा है कि what will be the value of RQ and organic acid are used to respiratory substrate। RQ की वैल्यू क्या होगी ऑर्गेनिक एसिड के लिए? तो देखो ऑर्गेनिक एसिड जो है contain more oxygen than carbohydrate, therefore the RQ is more than 1, less amount of oxygen is required for the oxidation। Okay, नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। तो देखो इस स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा है कि हाउ मेनी टाइम ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट। ठीक है, कितने तरह का रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। तो देखो यहाँ पे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप। अगर ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। वही कहानी, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कितने तरह से रेस्पिरेशन होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, एनारोबिक होता है तो कुछ और बनता है। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है तो एथेनॉल बनता है, एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। देखो एरोबिक में क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, और एनारोबिक में क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यहां मैं लिख लेता हूं इनकम्प्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड व्हेन इट इज अकर। तो देखो आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है सेल के साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल का साइटोप्लाज्म है तो इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगी। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है अभी आपको अच्छे स्केल पे पता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की स्प्लिटिंग, फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है। ग्लाइकोलाइसिस उन सेल में भी चलता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे आरबीसी। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक कंडीशन में पायरुविक देता है, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनाता है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड के रोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। हमारे अंदर जो सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, या फिर आप उसे बोल लो TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या फिर आप इसे बोल लो क्रेब्स साइकिल, सारे एक ही नाम है। तो क्रेब्स साइकिल या TCA या CA, ये जो साइकिल है ये हमारी बॉडी में चलती है, तो इसका रोल क्या है। ठीक है, तो देखो कार्बन स्केलेटन आर ऑब्टेन्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल ड्यूरिंग दिस साइकिल। यहां से क्या होता है कार्बन स्केलेटन्स ऑब्टेन्ड होते हैं और ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। मैनी इंटरमीडिएट यहां से बनते हैं, जैसे अमाइनो एसिड बनाने के काम आते हैं। जैसे क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलती है, तो इस दौरान कई सारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं और ये इंटरमीडिएट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बनाने के काम आते हैं, अमीनो एसिड बनाने के काम आते हैं, फैट्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल चलने पर कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो इंटरमीडिएट्स डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड और फैट्स बनाते हैं। लास्ट देखो एटीपी तो बनती है इसमें, एटीपी मॉलिक्यूल हैविंग हाई एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग दिस पाथवे। एटीपी भी बनती है अपने सिट्रिक एसिड में, भर भर के बनती है, और सिट्रिक एसिड 2 टाइम चलती है। ठीक है, तो यही सारी कहानी आपको लिखनी है। इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार स्टार्टिंग से। सबसे पहले अपन ने देखा था हाउ एनर्जी रिलीज, तो अपन ने यहाँ पे कंसेप्ट दिया था एटीपी का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, इसमें भी एटीपी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखा, मेन में मैंने बोला कि कब बनेगा, एनारोबिक कंडीशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, क्योंकि मैं जिम करके आया था। ये फिर मैंने आपको ऑक्सीडेशन की सीरीज बताई,
फिर मैंने आपको F0 F1 पार्टिकल के बारे में बताया कि ये एटीपी बनाते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि एरोबिक है तो पायरुविक बनेगा, एनारोबिक है और ईस्ट में है तो एथेनॉल बनेगा, ये बन गया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि ईटीसी जो है कहाँ पर होती है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। उसके बाद आपको बोला कि ग्लूकोज ही क्यों और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि ग्लूकोज जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 36 एटीपी बनती है। यहाँ पर फाइनल हमने बोला था एक तो एसिटाइल कोए बन रहा था, एक लैक्टिक एसिड बन रहा था और एक और क्या बन रहा था, एथेनॉल फर्मेंटेशन पे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्जर्व किया था हमने, ठीक है, वही एरोबिक एनारोबिक की कहानी लिखनी थी। उसके बाद नीचे देखो आप, यहाँ पे हमें बोला था कि एम्फीबोलिक पाथवे से आप क्या समझते हो समझाओ। तो एम्फीबोलिक में हमने देखा था कि जिसमें सिंथेसिस भी हो 2 टाइप से। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों कहते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, एनर्जी करेंसी का मतलब। उसके बाद ईटीएस को पूरा समझाना था अच्छे से आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको ईटीएस इस पे लिख रहा हूँ मैं पूरे पे, ईटीएस को एक्सप्लेन करना है। ये पूरा यही क्वेश्चन है कि ईटीएस साइकिल समझाओ, तो उसके लिए आपको लेक्चर देखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ग्लाइकोलाइसिस, बहुत इजी। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, सिट्रिक एसिड साइकिल, आरक्यू वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वाली। नेक्स्ट ये मैंने आपको भी जस्ट बताया। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा बेटा, ठीक है। आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरे लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देख लो, सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, समझ लो, अच्छे से कंसेप्ट याद कर लो, साइकिल टिप्स पे कर लो, तो फिर कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जब आपको ग्लाइकोलाइसिस आती है, सिट्रिक एसिड आती है, ईएमपी पाथवे आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज आती है, तो फिर आपको सब कुछ आता है। आपको एरोबिक एनारोबिक के प्रोडक्ट आते हैं और आपको एक एक एंजाइम पता है साइकिल की, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ट्रायो सीरीज का लास्ट लेक्चर था क्वेश्चंस का, जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया, ठीक है। और भी लेक्चर्स के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए एडी ग्राउंड के साथ, एजी सर के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैडम, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं eduground.com, वहां पे भी आपको काफी हेल्प होगी। आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग करोगे आप, जितना ज्यादा साथ में रहोगे, उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। हैव ए नाइस डे बच्चों, थैंक यू।